हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में। और आज हम लोग सीएनटी एक्ट के 5वां पार्ट हम लोग देखेंगे। और जो इससे पहले हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। यह एक बहुत बड़ी अध्याय है, लगभग 19 अध्याय है और 271 धारा है। तो आज हम लोग जो है वो कुछ दूर तक पढ़ चुके थे। तो हम लोग अभी जो है वो अध्याय 8 के कुछ धाराओं को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। वो वीडियो आप लोग देख लीजिए और जिससे आप लोगों को समझ में अधिक आए। और आज का हमारा जो वीडियो है वो अध्याय 8 से है। अध्याय 8 में जो प्रावधान किया गया है वो है जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण इसके बारे में इस अध्याय में दिया गया है। ये चीज इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो धारा 44 से इसका स्टार्टिंग है। तो धारा 44 में कहा गया है कि रैयत का पट्टे का हकदार होना। रैयत का पट्टे पर हकदार होना हकदार होना। चूंकि हम लोग कल 44-45 को भी देख चुके थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे धारा 46, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। और अगर यदि कोई व्यक्ति जमीन का खरीद बिक्री भी करता है तो कौन सा भूमि खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है, कौन व्यक्ति कितना भूमि कौन सा भूमि बेच सकता है और कौन सा नहीं बेच सकता है, ये सब धारा जो है वो 46 में है। अगर यदि इसमें किसी तरह का विवाद भी हो जाता है तो उपायुक्त को आवेदन कब देना चाहिए, कितने दिनों के पहले देना चाहिए जिससे इसका सुनवाई हो, ये सब जो है धारा 46 में कहा गया है। ठीक है, धारा 46 एक कह सकते हैं कि थोड़ा लंबा है। तो धारा 46 में जो इस प्रावधान किया गया है उसमें है रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध, ये इस चीज का जो प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर यदि कोई रैयत जो है, इसका पहला जो कंडीशन क्या है कि अगर यदि कोई रैयत है, ठीक है, वो अपनी भूमि यानी जोत, इसमें जो प्रावधान किया गया है वो जोत है। अपनी जोत या उसके किसी भाग, मान लिया जाए कोई रैयत का ये भूमि है, ठीक है, भूमि का एक भाग है जिसको हम लोग जोत है, वो रैयत का ये जोत है या ये पूरा भूमि को या फिर इसके किसी भाग का, ठीक है, वो अंतरण का मतलब होता है कि मतलब दूसरे को हस्तांतरित करना, ठीक है, वो नहीं करेगा। और 5 वर्ष से अधिक अवधि यानी 5 साल से अधिक समय और या अन्य और जो दान या विक्रय है वो नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या कंडीशन है, कौन सा कर पाएगा, ये सब जो है इसमें दिया गया है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। जब हम इसका विक्रय नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग कर क्या सकते हैं। अगर वो भूमि पर अगर यदि कोई उसमें सक्षम नहीं है, जोत का उपयोग करने के लायक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि वो भूगत बंद
बंधक लगा सकता है, भुगतबंद बंधक जो है वो लगा सकता है, वो भी केवल 7 वर्ष से कम समय अवधि तक, समय अवधि 7 वर्ष से कम समय अवधि तक जो है वो भुगतबंद बंधक लगा सकता है। ठीक है। और अगर यदि कोई व्यक्ति अगर 7 वर्ष से अधिक भी लगाता है तो उसका कुछ कंडीशन है। तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि अगर यदि कोई व्यक्ति भुगतबंद बंधक 15 साल या वर्ष इसमें अच्छा है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान किया गया है उसमें जो वर्ड यूज किया गया है साल की जगह वर्ष किया गया है। तो 15 वर्ष से कम के लिए जो मतलब कोई व्यक्ति भुगतबंद बंधक अगर यदि कोई व्यक्ति लगा रहा है 15 साल से कम समय अवधि के लिए, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि वो जो भुगतबंद बंधक जो है जब लगाएगा, जब किसी व्यक्ति को देगा, तो वो जो जिस व्यक्ति को बंधक देगा उसे एक कंडीशन फॉलो करना होगा। क्या है? बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति 1935, ये जो अधिनियम बनाया गया है, ये अधिनियम जो है वो इस अधिनियम के तहत जो है वो रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को जो है वो भुगतबंद बंधक दे सकता है 15 साल से कम समय अवधि के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट। आप सभी लिखते जाइएगा जिससे कि परीक्षा में, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला है कि कोई एसटी कैंडिडेट है, कोई एसटी व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य है, वो किसी एसटी सदस्य को ही अपना भूमि जो है वो दान, बिक्री या अंतरण कर सकता है। ठीक है, एसटी सिर्फ एसटी को ही कर सकता है। ठीक है, जनरल या ओबीसी को नहीं करेगा या एससी को नहीं करेगा, वो एसटी को ही करेगा। और वो एसटी को कब करेगा? उपायुक्त के सहमति या फिर निर्देश पर। ठीक है, या फिर पूर्व मंजूरी पर। जब उपायुक्त तो इसकी मंजूरी देगा कि एसटी का सदस्य जो है वो अपने भूमि को एक एसटी सदस्य को ही दे सकता है, और ये एसटी सदस्य जो है वो इसी के थाना क्षेत्र के अंदर का या फिर उसी के जोत के बगल का या उसी जोत का होना जरूरी है। ये जो है। अब चौथा पॉइंट में कहा गया है कि अगर यदि कोई एससी कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है, तो ये एससी या ओबीसी प्लस एसटी को अपना भूमि अंतरण कर सकता है, दान कर सकता है। ठीक है, या फिर जो भी उसका जैसे पट्टे पर देना, ये सब जो है वो कर सकता है। तो इसमें क्या है कि उपायुक्त के पूर्व मंजूरी, जब उपायुक्त इससे सहमत हो जाएंगे कि हाँ दीजिए, और इसमें मंजूरी जब दे देंगे तो इसका अंतरण किया जाएगा। ठीक है, उसका हस्तांतरण किया जाएगा, दान या विक्रय किया जाएगा। अगर यदि कोई मान लिया जाए कि कोई एसटी, एससी या ओबीसी का है, ठीक है, वो अपना भूमि का अंतरण एसटी जो है एसटी को ही करेगा, एससी और ओबीसी है वो एससी और ओबीसी को ही करेगा। जो जनरल का है उसका कंडीशन अलग है,
सबका दिया गया है। तो जो ये रैयत जो है, अधिभोगी रैयत जो है, अधिभोगी रैयत जो है वो किसे किसे अपना भूमि हस्तांतरित कर सकता है, यानी बेच सकता है, दान दे सकता है या फिर बिक्री कर सकता है। तो किसे किसे दे सकता है उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है कि बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935। इसमें जो है, इसमें रजिस्ट्रीकृत कोई समिति है, बैंक है, और जो सरकारी मतलब समिति बैंक संस्थान है जिसमें कंडीशन दिया है कि जिसमें 51% जो है, 51% जो है वो राज्य सरकार प्लस संघ यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है इसका 51% हिस्सा होगा, उसी को जो है वो अधिभोगी रैयत जो है वो अपना भूमि देगा। ठीक है। दूसरा में है कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ये कंडीशन तो हम बता ही दिए हैं। और अगला है कि अगर यदि कोई इसमें धारा जो है ये एक इम्पोर्टेंट है, तो धारा 46(3) को इसमें कहा गया है कि अगर यदि कोई एसटी है, ठीक है, एसटी है, एसटी कैंडिडेट है, एसटी व्यक्ति है, और एक जो एसटी नहीं है, ठीक है, एक एसटी व्यक्ति है, एक एसटी व्यक्ति नहीं है, और उन दोनों के बीच कोई मामला हो जाता है, ठीक है, कोई मामला हो जाता है, तो उसमें आवश्यक इस मामला को सुलझाने के लिए जो है वो आवश्यक होगा कि उपायुक्त इसका फैसला करेगा। उपायुक्त जो है वो इसका फैसला करेंगे, कोई मामला आ जाता है तब। ठीक है। अगला है ये सभी का जो है पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। कोई कैंडिडेट जो है, कोई व्यक्ति जो है वो अपनी भूमि का 40/4 अपनी भूमि का कुछ हिस्सा जो है सीमित समय के लिए, समय अवधि के लिए सीमित समय अवधि के लिए अगर यदि अंतरण करता है तो जो भूमि देने वाला व्यक्ति है वो उपायुक्त को आवेदन करेगा, और समय अवधि जो है वो पूरा होने के बाद जो वो उसके कब्जा से, मतलब जिसको देगा उसके कब्जा से फिर वापस जो है वो जो देगा उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा, फिर पुनः वापस कर दिया जाएगा। ये धारा 46(4) में कहा गया है।
मान लिया जाए कोई एसटी है, कोई एससी कैंडिडेट है, ठीक है, वो उपायुक्त को आवेदन देगा, ठीक है, उपायुक्त को आवेदन देगा और उसमें अपना विषय रखेगा कि जो CNT एक्ट के धारा 46 के उपधारा क एक के क, ठीक है, इसका जो है वो उल्लंघन करके जो है वो भूमि का अंतरण करवाया है, ठीक है। ये एसटी कैंडिडेट जो है वो मान लिया जाए ये एक एसटी कैंडिडेट है जो उपायुक्त को जो है वो एक आवेदन देता है और उसमें कहता है कि CNT एक्ट धारा 46 के उपधारा 1 का जो है उल्लंघन करके भूमि का अंतरण किया है। तो ये जब ये आवेदन देगा तो जो उपायुक्त होंगे वो इसका निरीक्षण करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि क्या सही में इसका जांच करवाएंगे और ये जो करेगा वो भूमि अंतरण, एक कंडीशन दिया है कि भूमि अंतरण के 12 के दिन से 12 वर्षों तक ही, जैसे 12 वर्ष से ज्यादा हो जाएगा तो फिर इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और अगर यदि 12 वर्ष से मतलब पहले अगर यदि कोई व्यक्ति एससी कैंडिडेट का है, अधिभोगी रैयत है, वो जो है वो उपायुक्त को देगा तो इस पर जांच करवाया जाएगा और 12 साल के अंदर इसका जांच होना चाहिए। ये जो है वो धारा 46 के धारा 46(4) का क है, ठीक है, जो पूछा जा चुका है, VVI है। इसको आप लोग अच्छा से बार बार 1-2 बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें जो है समय अवधि VVI है। और आगे हम लोग जानेंगे धारा 46(4) का ख, आवेदन रद्द कर देने का अधिकार। मतलब कि अगर यदि भूमि अंतरण में कोई मतलब आवेदन देने पर अगर यदि जांच पर कोई उल्लंघन नहीं दिखता है उपायुक्त को तो वो आवेदन को रद्द कर देंगे और रद्द करने के साथ साथ उसमें जो खर्च लगा है उसे जो अंतरण किया है, जो बेचा है, उसको भुगतान करना होगा। और अगर यदि अगला अगर यदि उसमें कोई उल्लंघन मिलता है, उपधारा 1 का उल्लंघन मिलता है तो उसका जो है वो बेदखल कर दिया जाएगा उस भूमि से। ये भूमि का टुकड़ा है, इसके लिए आवेदन दिया गया है। और अगर यदि इसमें उपधारा 1 के क का उल्लंघन नहीं किया गया है तो इस कंडीशन में जो है वो उपायुक्त जो है वो इस कंडीशन में जो उपायुक्त हैं वो आवेदन को रद्द कर देंगे, ठीक है। और इसका जो खर्च हुआ है वो जो आवेदन दिया है उसको पूर्ति करना होगा। और अगर यदि उसमें कोई उल्लंघन मिलता है उसकी जांच करने पर तो उसमें जो है जो जिसको दिया गया है, जो लिया है, उसको भूमि जो है उससे बेदखल कर दिया जाएगा, उससे छोड़ा दिया जाएगा। और अगर यदि इस भूमि पर मान लिया जाए कि घर बना दिया है तो उसको 2 वर्ष के भीतर जो है उसको नोटिस कर दिया जाएगा कि आप 2 वर्ष के अंदर जो है आप अपना इस भूमि को खाली कर दीजिए। और अगर यदि नहीं खाली करता है तो उस अवस्था में जो है
वो भूमि खाली करवा देगा उपायुक्त अपने से। अब अगला हम लोग धारा पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था तो आप लोग याद रखिएगा। अगला धारा है 47 यानी 47। इसमें कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। न्यायालय के आदेश के अधीन, न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। इसकी जो है वो धारा 47 में कहा गया। इसमें कहा गया है कि अगर यदि न्यायालय इस पर प्रतिबंध लगाया है कि जो रैयत है वो अपने अधिकार का मतलब विक्रय नहीं कर सकता है, तो इसका कुछ कंडीशंस होता है जिसके लिए वो अपनी रहती भूमि को नहीं बेच सकता। पहला कंडीशन है कि न्यायालय नोटिस करता है कि कोई लगान की बकाया, अगर यदि लगान बकाया है तो उसको पहले वसूली कर लेगा, उसके बाद भूमि का अंतरण करने के लिए कहा जाएगा। या फिर ऋण है, बैंक ऋण भी अगर यदि जब तक आपका पूरा नहीं होगा तब तक न्यायालय जो है वो आपको बेचने की आदेश नहीं दे सकती है। या फिर अगर यदि कोई एसटी है तो एसटी को ही बेचा जाएगा, मतलब एसटी का सदस्य है वो एसटी सदस्य को ही जो है वो भूमि बेचेगा। ठीक है, इसमें खास जो है वो एसटी और एससी इन दोनों पर जो है वो सीएनटी एक्ट है वो खास फोकस किया है इन दोनों जाति और जनजातियों पर। ठीक है, अगला बात करेंगे धारा 48 की। धारा 48, इसमें कहा गया है कि भूमिहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध। भूमिहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध। अगर यदि जो भूमिहरी भूधृति या जो भूमिहर भूमि को धारण करने वाले व्यक्ति है वो अगर यदि अपनी भूमि के अंतरण नहीं कर सकता लेकिन कुछ कंडीशंस में कर सकता है। क्या है वो कंडीशन? ये है कि जो बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 में जो बनाया गया था, इसके अनुसार जो है कोई बैंक है या फिर खनन कार्य है या फिर कोई ऐसे संस्थान है, समिति है जो इसमें इस अधिनियम में जो है वो रजिस्ट्रीकृत किया गया है, मतलब उसका प्रतिलिपि दिया, मतलब लिखा गया है इसके बारे में, तो उन सभी को जो है वो भूमिहरी भूधृति अंतरण कर सकता है, दे सकता है। अगला है 48 का धारा 48 के क में कहा गया है कि भूमिहरी भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध। भूमिहरी भूधृति के बिक्री पर प्रतिबंध। भूमिहरी भूधृति के बिक्री पर